No one is gonna help you. दोस्तों, आज की कहानी किसी नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ की नहीं रहने वाली है। ये कहानी है उन ज़ॉम्बीज़ की जो कि सूंघ कर अपने दुश्मन का पता लगा लेते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ लोगों के ऊपर हमला करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी जरूर पसंद आएगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर कार्टून देख रहा था। तभी टीवी का ऑटोमेटिक चैनल चेंज हो जाता है और सिर्फ एक न्यूज सभी चैनल पर ब्रॉडकास्ट होने लगती है कि पूरे शहर में एक ऐसा वायरस फैल गया है जिसकी वजह से लोग थोड़ी देर में ही ज़ॉम्बीज़ बन जा रहे हैं। वह बच्चा यह सब देखकर डर जाता है और वह इसीलिए अपनी माँ के पास छत पर चला जाता है जहाँ पर उसकी बहन भी होती है एबिल। एबिल देखती है कि उसकी माँ उसके डैड से बात कर रही थी और उसके डैड बता रहे थे कि एक खतरनाक वायरस शहर में फैला हुआ है और उन सबको जल्द से जल्द शहर से बाहर निकलना होगा। इसीलिए एबिल की माँ जल्दी से अपने सारे सामान पैक करने लगती हैं और जैसे ही वो अपने सामान को बाहर खड़ी कार की डिग्गी में रखती हैं, वैसे पीछे से एक ज़ॉम्बी उसकी माँ के ऊपर हमला कर देता है। एबिल यह सब देख के डर जाती है और उसी कार के नीचे जाके छुप जाती है और उस ज़ॉम्बी ने उसके भाई को भी इन्फेक्टेड कर दिया था। वह ज़ॉम्बी एबिल के ऊपर ध्यान नहीं देता और वहां से निकल जाता है। लेकिन जब एबिल वहां से बाहर निकलने का सोचती है तब वह देखती है कि उसकी माँ एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी हैं और वह एबिल के ऊपर हमला करने लगती हैं। तभी वहां पर एक एक्स सोल्जर आता है और एबिल की माँ को जख्मी करके एबिल को वहां से छुड़ाता है। एबिल का भाई भी अब धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो रहा था, इसीलिए वह सोल्जर उसके भाई को मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद का, जहां पर कुछ इंसान सरवाइव करने के लिए अपना एक सुरक्षित कैंप बनाकर रहा करते थे और एबिल उसी सोल्जर के साथ जिसका नाम कासियस था रहा करती थी। अब तक एबिल ने उसके साथ रह करके शिकार करना, बंदूक चलाना, ऐसे ही कई सारे काम की चीज सीख ली थी और अब दोनों को सरवाइव करने के लिए हर दिन एक लड़ाई लड़नी होती थी। एबिल की हमेशा से एक इच्छा थी कि वह किसी ऐसे समूह के साथ रहे जहां पर उसी की तरह कई और सारे लोग भी हों, लेकिन कासियस यह चाहता था कि वह एक ऐसे टापू पर जाए जहां पर ज्यादा लोग न हो। एक दिन रात में जब वे दोनों सो रहे होते हैं तभी उनका अलार्म बजता है। कासियस तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है और वहां पर उसको एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वह उसे तुरंत मारने में सफल हो जाता है, लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि जहां कहीं पर भी एक ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनके पीछे पूरा एक झुंड भी होता है। इसीलिए वह दोनों तय करते हैं कि अगली सुबह या वहां से निकल जाएंगे। अभी पूरी तरीके से सुबह हुई भी नहीं थी। कासियस और एबिल वहां से दोनों निकल जाते हैं। तभी उन दोनों का घोड़ा अजीब तरह की हरकत करने लगता है और एबिल को वहां पर एक जीप दिखाई देती है जिसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए थे। कासियस वहां से चुपके से निकलने वाला था, लेकिन एबिल उनमें से एक ज़ॉम्बी के ऊपर शूट कर देती है जिसकी वजह से उन सबको सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना पड़ता है। जब सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं तब ये दोनों उसी जीप के पास जाते हैं ताकि कोई कीमती सामान हो या इनके काम का हो वह ले सकें। कासियस वहां से कुछ सामान लेकर जा रहा होता है, तभी वहां पर उनके पीछे कुछ और भी साथी जीप से आते हैं और वे सभी कासियस और एबिल को घेर लेते हैं। उन दोनों पक्षों के बीच मामला गंभीर होता जा रहा था। तभी दूसरे पक्ष से एक प्रेग्नेंट औरत गाड़ी से बाहर निकलती है और वह उन्हें बताती है कि इन दोनों को जाने दो, ये सभी लुटेरे नहीं लग रहे। लेकिन तभी कासियस का घोड़ा एक बार फिर से हिनहिनाने लगता है। तभी अचानक से उन सब पे चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ का हमला होने लगता है। कासियस और एबिल लगातार शूट करके उन ज़ॉम्बीज़ को रोक रहे थे, लेकिन उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में एक ऐसी लेडी थी जो कि शांत थी, लेकिन उसके मन में कुछ प्लानिंग चल रही थी। कासियस बिना रुके उस महिला ज़ॉम्बी को भी मार देता है और एक गाड़ी में उस प्रेग्नेंट औरत को बैठाता है और साथ ही उसके पति को भी। एबिल, कासियस उसके साथ ही उस जीप को लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी उन ज़ॉम्बी में से एक काला रंग का ज़ॉम्बी उस महिला ज़ॉम्बी को देखता है और बहुत मायूस होता है, जैसे कि वह उसकी बीवी हो, और कासियस को एक दुश्मनी की निगाह से घूरता रहता है। वे चारों जीप लेकर जा ही रहे होते हैं, तभी वह जीप बीच में बंद ही हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडी का नाम मेघना था और उसके पति का नाम डेविड था। डेविड पेशेवर एक मैकेनिक था।
और वो उतर के गाड़ी चेक करता है। उसे पता लगता है यह गाड़ी अब आगे नहीं चल सकती, इसीलिए अब उन चारों का सफर पैदल ही होने वाला था। काफी देर चलने के बाद वे सभी एक कॉलोनी में जाकर पहुंच जाते हैं, जहां पर वह एक बिल्डिंग में जाते हैं और वहां एक सेफ एरिया ढूंढते हैं और वे चारों वहीं रात बिताने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद चारों आग जलाकर बैठे हुए थे, तभी मेघना बताती है कि हम सब एक शिप टाउन में जा रहे हैं, जहां से हमारी बात भी हो चुकी है। वहां पर खाना, पानी, रहने की जगह भी है। लेकिन काशिश को इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वह चारों ओर जाल बिछाने में लग जाता है ताकि वह रात को आसानी से सो सकें। काशिश उन सबको बताता है कि वह मेघना और डेविड को वहां पर छोड़ देगा और एबिल के साथ एक सुनसान टापू पर जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे खतरा उतना ही ज्यादा होगा। एबिल हमेशा से ही एक समाज के बीच में रहना चाहती थी और एबिल और काशिश के बीच काफी बहस भी होती है और इसीलिए एबिल अकेले ही बिल्डिंग के ऊपर पहरेदारी करने के लिए चली जाती है। लेकिन उन सबको कानो कान खबर नहीं थी कि उस काले ज़ॉम्बी ने उनके सूंघते सूंघते उस गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर एबिल अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। तभी वहां पर पास के पेड़ को देखती है जो कि काफी हिल रहा था, जिसको देखने के बाद एबिल को समझ आ जाता है यहाँ पर कुछ खतरा जरूर है। वह जैसे ही नीचे उन सबको बताने आ रही थी, तभी सीढ़ियों पर ही उसको एक ज़ॉम्बी मिल जाता है। एबिल बड़े ही चालाकी से उसे चकमा देती है, लेकिन उसको चकमा देते हुए एबिल भी उसके नीचे गिरने वाली थी। तभी काशिश आकर एबिल को फिर से एक बार बचा लेता है। वह काला ज़ॉम्बी उन सब की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी काशिश के फैलाए जाल में वह फंस जाता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। अब एबिल और काशिश को पता था कि हो न हो ज़ॉम्बी उनसे बदला ले रहा है और वे चारों वहां से जा रहे होते हैं। तभी एबिल बताती है कि कभी कभी एबिल के फादर उसको सिविल एयरपोर्ट ले जाया करते थे और वह पास में ही है। हो सकता है वहाँ पर कोई प्लेन हो जिससे कि हम अपना सफर जल्दी तय कर सकते हैं। काशिश वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन अगले तीनों की सहमति की वजह से वे चारों वहाँ पर चले जाते हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद उन सबको पता लगता है कि वहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं था। चारों तरफ सुनसान सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन तभी एबिल को याद आता है कि उसके फादर ने वहां पर एक प्राइवेट हैंडल खरीदा था और वह उसके दरवाजे को खोलती है। वहां पर एक सही सलामत प्राइवेट जेट था। उस प्लेन को बाहर करा जाता है, लेकिन वह प्लेन चलने लायक नहीं था। मैकेनिक डेविड उसे ठीक करता है और वे सभी उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं। तभी उनके पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। वे चारों जल्दी जल्दी करके उस प्लेन में बैठते हैं और एबिल गाइडलाइंस को पढ़ते हुए प्लेन उड़ाना शुरू करती है। जब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं कर जाता, तब तक काशिश बंदूक की हेल्प से उन ज़ॉम्बी को लगातार मारता जा रहा था और आखिरकार उनका प्लेन टेक ऑफ कर जाता है और वह काला ज़ॉम्बी उस प्लेन को घूरता ही रह जाता है। वह प्लेन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे करके क्रैश कर जाता है। प्लेन काफी ऊपर नहीं था और वह क्रैश करते वक्त पेड़ों की टहनियों से टकरा रहा था। इसकी वजह से उनमें से कोई भी जख्मी नहीं होता। अब उन सब का फिर से एक बार सफर पैदल था। काफी देर चलने के बाद काशिश को एक पुराना खंडहर रेलवे स्टेशन दिखाई देता है, जहां पर एक बोगी में सभी रात बिताते हैं। तभी हम डेविड को देखते हैं, जो कि अपनी पैंट की स्लीव ऊपर करता है। उसके पैर में ज़ॉम्बी की काटने का निशान था। वह अपने आप को मारने वाला होता है। तभी वह अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता है और वह ऐसा करने के लिए रुक जाता है। अगली सुबह वह अपने सफर में आगे जाते हैं। पूरी दोपहर चलने के बाद शाम को वह एक फार्म हाउस के पास पहुंचते हैं। तभी उस फार्म हाउस से एक आवाज आती है, कौन है वहाँ? एबिल तुरंत ही उस फार्म हाउस की ओर बढ़ती है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था। काशिश बताता है कि वह एक रात के लिए रुकना चाहते हैं और वह बूढ़ा आदमी उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे देता है। अंदर जाने के बाद वहाँ पर सब कुछ था। सभी फ्रेश होते हैं। तभी काशिश मेघना को बताता है कि वह उसे सही सलामत उस शिप टाउन पर छोड़ देगा। तभी वह बूढ़ा आदमी उन सब के लिए वाइन लेके आता है। सभी खुश मिजाज के लग रहे थे, लेकिन डेविड की हालत बिगड़ती जा रही थी और वह वॉशरूम के लिए जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसके शरीर में वायरस तेजी के साथ फैल रहा था। और वह जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है, वह उस बूढ़े आदमी का असली रूप देखता है। दरअसल वह एक पागल साइंटिस्ट था, जो कि ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने वाली एक मशीन पर काम कर रहा था। उस साइंटिस्ट ने सभी के हाथ बांध रखे और उन्हें टांगे हुए थे और वह साइंटिस्ट उन सब पे टेस्ट करना जा रहा था कि ज़ॉम्बी उस पे कंट्रोल है या नहीं।
इसीलिए वह पागल साइंटिस्ट अपनी बीवी को भी वहाँ पर कैद करके रखा था, जो कि ज़ॉम्बी में बदल गई थी। लेकिन तभी डेविड धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और वह उस साइंटिस्ट पर हमला कर देता है। कासियस, एबिल और मेघना को आजाद कर देता है। वे चारों लोग बाहर निकलकर एक गाड़ी चुराते हैं और उस गाड़ी को लेकर सीधे घने जंगल में चले जाते हैं। लेकिन वह साइंटिस्ट अभी भी उनके पीछे था। वह एक ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी उस गाड़ी के पीछे भेज देता है। गाड़ी जंगल में जा रही थी, इसीलिए रास्ता में ब्लॉकेज आ रहे थे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह गाड़ी छोड़ के पैदल ही जाएंगे। उन सब के पीछे वही ज़ॉम्बी पड़े हुए थे, वही काला ज़ॉम्बी। इसीलिए डेविड भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बनने वाला था। इसीलिए वह आखिरी बार अपनी बीवी से विदा लेके उन ज़ॉम्बी को रोकने के लिए उनसे लड़ने लगता है। लेकिन उन ज़ॉम्बी के सामने डेविड की भी नहीं चलती। अब भी वह उन तीनों का पीछा कर रहे थे। काफी दूर भागने के बाद आखिरकार एबिल को वह टाउन देखने को मिल जाता है। एबिल उन सबसे हेल्प मांगती है और वहाँ के गार्ड्स तुरंत ही तैनात हो जाते हैं। वह एबिल और उनके साथियों की वहाँ से अपने जहाज पे ले आते हैं और फायरिंग करके उन सभी ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। वे सभी ज़ॉम्बी आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि उनका टाउन पूरा शिप पे बसा हुआ था और चारों तरफ नदी थी। इसीलिए वे सभी ज़ॉम्बी वापस लौट जाते हैं। और इधर मेघन की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसकी डिलीवरी का समय था। शुक्र की बात यह थी कि उस टाउन में एक डॉक्टर और एक हॉस्पिटल भी था जहाँ पर उसकी डिलीवरी कराई जाती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कासियस और एबिल पूरे टाउन की बनावट को देखते हैं, जो कि कई सारी जहाजों को मिलाकर बनाया गया था। लेकिन कासियस को यह जगह इतनी पसंद नहीं आई, पर एबिल को वहाँ पर उसके उम्र के दोस्त मिल गए थे और उसको यहाँ पर रहना अच्छा भी लग रहा था। और अब तक उसने एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। तभी एक डॉक्टर कासियस के पास आती है और बताती है कि मेघन का खून काफी बह चुका था और इसीलिए उसे बचाना मुश्किल है। वह अब यहाँ कुछ दिनों की मेहमान है। कासियस जाकर तुरंत ही मेघना से मिलता है और उसे एक सुंदर बेटी होती है। मेघन बताती है कि कासियस, तुम जैसे एबिल को पाल कर बड़ा किए हो, वैसे मेरी बच्ची को भी पालना। और कासियस मेघन से प्रॉमिस भी कर देता है। कई दिनों तक उनके दिन बीतने लगे वहीं पर। एबिल भी अब खुश नसीब हो चुकी थी। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड का पीछा करते हुए जहाज के नीचे जाती है, जहाँ पर उसे एक सुरंग दिखाई देती है। उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि हमें भागना पड़े तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। और इस शिप में पूरी तरीके से बॉम्ब लगाए गए हैं ताकि इसे बाद में ब्लास्ट भी किए जा सके। लेकिन अगले दिन इसका उपयोग करा जाने वाला था। वह पागल साइंटिस्ट फिर बार अपनी मशीन के साथ उन सभी ज़ॉम्बी को कंट्रोल करते हुए उस टाउन तक पहुंचने का रास्ता बता देता है, जिससे कि सभी ज़ॉम्बी लगातार उस पर टूट पड़ते हैं। सभी टाउन को खाली कर रहे थे, लेकिन कासियस को एबिल नहीं मिल रही थी। इसीलिए वह उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे एबिल मिल जाती है, लेकिन जैसे कासियस उसकी ओर बढ़ता रहता है तभी एक ज़ॉम्बी उसे गिरा देता है और कासियस के सामने आता है वही साइंटिस्ट, जिससे कि कासियस उससे लड़ने लगता है और उसकी मशीन को तोड़ देता है और उसके कंट्रोल से सभी ज़ॉम्बी बाहर हो जाते हैं और उस साइंटिस्ट के ऊपर ही हमला कर देते हैं ज़ॉम्बी। काफी लोग उस जहाज से भाग के दूसरे किनारे पर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें पता था कि अभी 2 लोग वहां पर हैं। तभी एबिल की ओर वही काला ज़ॉम्बी बढ़ता रहता है और कासियस उसे धक्का दे देता है। तभी एबिल उसके हाथ में देखती है एक रिबन, जो कि उसके डैडी के हाथ में था। अब एबिल समझ जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसके डैडी थे और कासियस ने जिस लेडी को मारा था वह उसकी माँ थी। एबिल के डैडी अब कासियस को मारने वाले थे। अब एबिल के सामने 2 सिचुएशन थी, या तो वह कासियस को बचाए या फिर अपने डैड को। लेकिन एबिल अपने डैड को मार देती है और वे सभी उन्हीं के साथ चले आते हैं। दूर से उन्हें एक टापू दिखाई देता है जहाँ पर वे अब सब जाने वाले थे और वहीं पर एक नई दुनिया बसाने वाले थे। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी मूवीज पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।